नमस्ते। इस वेबिनार में उपस्थित सभी दिग्गजों, प्रवक्तागण, साहित्यकार, शोधार्थी और छात्रगण सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर जय नायर, क्राइस्ट महाविद्यालय बैंगलोर, कर्नाटक से आज किन्नरों की सामाजिक उन्नति, साहित्य और प्रचार माध्यम के परिप्रेक्ष्य में इस विचार पर अपना मत प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं अपने इस विचार को पावर पॉइंट के जरिए आप तक पहुंचाने के प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे पावर पॉइंट के स्लाइड्स दिख रहे होंगे। तो इसको फुल स्क्रीन में लगाने के बाद मैं अपने विचार प्रकट करना शुरू करूंगा। नमस्ते। किन्नरों की सामाजिक उन्नति, साहित्य और प्रचार माध्यम के परिप्रेक्ष्य में ये मेरा विषय है। कहा जाता है कि किन्नर शब्द का मूल रूप किम प्लस नर, किम प्लस नर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हिमालय पर्वत के आसपास, कैलाश पर्वत के पास एक बस्ती में रहने वाले लोगों को कहा जाता था, क्योंकि कैलाश में रहने वाले इन लोगों के योनि और आकृति दूसरे लोगों से भिन्न था, इसलिए इन्हें किम नर के नाम से पहचाना जाता। और इनकी उन्नति ब्रह्मा के पैरों के अंगूठे से माना जाता है और इनका निवास स्थान भी कैलाश में है, जो इसीलिए ये लोग शिव जी की पूजा करते हैं। किन्नरों को संस्कृत में किम पुरुष कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग देवताओं की एक योनि से निकलने वाले माने जाते हैं। हरिवंश पुराण में इनके बारे में ऐसे बताया गया है कि ये फूल और पत्तों से सजाए जाने वाले हैं, क्योंकि ये लोग नाच गान में चतुर जैसे गंधर्व होते हैं। इसीलिए इनके कलाकृतियों को अजंता की गुफाओं में भी बनाया है, क्योंकि अजंता की गुफाओं में किरात और किन्नरों के भी चित्र हम देख सकते हैं। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि किन्नर अनादिकाल से ही पवित्र समूह में पवित्र समूह के रूप में गिने जाने वाले लोग, जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम इनको निर्लक्ष्य के रूप में नजरअंदाज करने की स्थिति पैदा कर दिए हैं। शायद इसके लिए दो कारण हैं कि वो है, पहला, जीविकोपार्जन के लिए ये वेश्यावृत्ति करते हैं, और दूसरा, भीख मांगते हुए लोगों के सामने ऐसे आते हैं जैसे घर ले, क्योंकि इन्हीं बातों को हम लोग साहित्य के कई कहानियों में देख सकते हैं। जैसे 21वीं शताब्दी में यमदीप, जो हमारी नीरजा माधव जी ने रचाया था उसमें, और महेंद्र भीष्म जी और प्रदीप सौरभ जी के नाग पायल और तीसरी ताली, ऐसे जो उपन्यासों में, लंबी कहानियों में हम लोग ये देख सकते हैं कि इनके भीख मांगने और इनके वेश्यावृत्ति करने की कई स्थितियां उसमें महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 2016-17 में भारत सरकार ने राइट टू इक्वालिटी, यानी संविधान में राइट टू इक्वालिटी, सबको समान स्थान जो है, उसके हिसाब से ये बताया गया था कि नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शारीरिक रूपों से हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकेंगे, ऐसा एक नियम लाया।
शायद उस दिन से ही इन लोगों को अपना एक स्थान मिला, थर्ड जेंडर। ये थर्ड जेंडर क्या सच्चाई में पहचाने जाने वाले स्थिति में है, या असलियत और नकली में इनको भेद भी करने वाली स्थितियां है? क्योंकि इंडिया गेट्स के दंगल चैनल वालों ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री किया था। उसमें यह बताया गया था कि आजकल के पुरुष जाति के लोग भी वेश कर, किन्नरों के जैसे वेश कर आम जनता के सामने भीख मांगने का काम करते हैं। केवल ताली बजाना है। तीसरी ताली में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन ताली बजाकर क्या क्या कर रहा है। इसीलिए इनकी अपनी जो पहचान के लिए हमें उस YouTube के चैनल में जाकर डॉक्यूमेंट्री देखकर ज्यादा से ज्यादा विचार समझना है कि कैसे इनको पहचाना जाए, और इनकी विशेषता और इनकी उन्नति के संबंध में यदि हम लोग बात करें तो सिनेमा, हिंदी बॉलीवुड सिनेमाओं में सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा है कि इनको आशीर्वचन के योग्य के रूप में या किसी मंगल कार्य में मंगल मूर्तियों के रूप में इन्हें बुलाया जाना। क्या इतना ही है इनका स्थान, या इससे आगे नहीं बढ़ पा सकते हैं? इससे आगे बढ़ने के लिए लोगों को क्या क्या सोचना पड़ेगा इनके बारे में, और कैसे इनको पहचानना चाहिए? जैसे कि भारत सरकार ने ही नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नाम के नियम बनाया है, तो क्या ये आम जनता समझ पा रही है? इसे समझाने के लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते? मेरा मानना यह है कि शायद सिनेमा और साहित्यिक विधा में इन अधिकारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पहुंचाने से इसका असर दुगना या तिगुना बनकर लोगों तक पहुंचेगा, और लोग उन्हें सम्मान पूर्वक मनुष्य के रूप में पहचानने के लिए कोशिश। यही हमारा विश्वास है कि वे मनुष्य के रूप में पहचाने गए। पिछले दिन एक मलयालम मूवी ज्ञान मेरी कुट्टी देखने का एक अवसर मिला। उसमें मैंने देखा कि उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक, यानी वो पात्रधारी, वो कथानक पुरुष है मगर स्त्री का रूप धारण करके। एक जगह पर उसके मुंह से बोलने का भी अंदाज है कि आई एम नॉट होमोसेक्सुअल, आई एम होमोजेंडर। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमें अपने स्थान से पहचानने के लिए एक अवसर दो, हमें भी समाज में एक स्थान दो। शायद ऐसी सिनेमा निकलने से हम लोग इनको अपना जो अधिकार सरकार की तरफ से दिया गया है वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता दे सकते हैं, मार्ग दे सकते हैं। क्योंकि इस सिनेमा के अंतिम चरम सीमा में यह बताया गया है कि बचपन से लेकर जवानी तक जितने भी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद ये कथानक अंत में IAS ऑफिसर बनकर नजर आता है। उसको मैंने मतलब इसमें एक छोटा सा व्यू बनाने के लिए रखा है। विश्वास है कि आपको 1 मिनट 32 सेकंड का समय रहेगा इसे देखने के लिए। यदि है तो कृपया इसे देखकर समझ लीजिए, क्योंकि भाषा शायद आप तक नहीं पहुंच पाएगी। कम से कम साहित्य और अन्य विधाओं से यह समझाया गया है। ഡോക്ടർ, എൻ്റെ ശരീരം ആണിൻ്റെയാണ്, ബട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് പെണ്ണിൻ്റെയാണ്. എനിക്ക് സർജറി ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും ഒരു സ്ത്രീയാവണം. പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന 100 മീറ്റർ റേസ് 17 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്.
നോട്ട് എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ, ഐ എം ട്രാൻസെക്ഷൽ. ദൂരെ ദൂരെ ഇതൾ വിരിയാനൊരു സ്വപ്നം കാത്തു നിൽക്കുന്നു. 27-ാം വയസ്സിൽ 1-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഭാഗ്യവതിയാണ്. ഇത് ആണിൻ്റെ ലോകമല്ല, പെണ്ണിൻ്റെ അല്ല, ഇത് കഴിവിൻ്റെ ലോകമാണ്. തോക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. കേരളം അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്.